माँ, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे गर्मी लग रही है। ये दरवाजा खोल दो या खिड़की खोलने दो। माँ सुनो ना, माँ कम से कम दूसरे कपड़े तो दे दो पहनने के लिए। इस गर्मी में काले कपड़े चुभ रहे हैं। माँ सुनो ना। ये जो दृश्य देखकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यही है अंजलि की जिंदगी। पिछले 1 साल से काले कपड़े, अंधेरा और बेरंग जिंदगी। लेकिन क्यों? आखिर क्या हुआ था अंजलि की जिंदगी में, और क्यों उसके मायके में उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था? यह देखने के लिए आपको यह कहानी अंत तक पूरी देखनी होगी। अंजलि अपने कमरे में चिल्ला रही है, तभी उसकी माँ कमरे में लोहे की थाली लेकर अंदर आती है। चल चुप कर, तुझे ना तो बाहर की रोशनी देखने को मिलेगी, ना ही हवा, और दूसरे कपड़े तो भूल जा। और ये ले रोटी और सब्जी, ठूस ले। सुषमा जी वो थाली अंजलि की तरफ फेंकती हैं। उस थाली में एक जली हुई रोटी और जली हुई सब्जी है। अंजलि कांपते हाथों से रोटी उठाती है। माँ, लेकिन ये रोटी और सब्जी तो जली हुई है, बिल्कुल काली है। मैं ये कैसे खाऊंगी? जैसे तूने हमारे ऊपर कालिक पोती है, वैसे चल ये खा ले चुपचाप, और तेरी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। हाँ, और आदत डाल ले अब। और हाँ, तूने जो किया है ना, उसके बदले में तेरी सजा और तेरा नसीब भी यही है, तो तुझे ये भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन माँ देखो तो सही, यहाँ बंद कोठरी में चूहे ने मेरे पैर खा लिए, मच्छरों ने पूरा शरीर लाल कर दिया है। बहुत दुख रहा है माँ। माँ। सुषमा जी अंजलि को नजरअंदाज करके दरवाजा बंद करके बाहर चली जाती हैं। अंजलि कोठरी के अंदर पागलों की तरह दरवाजा पीट रही है, लेकिन घोर अंधेरा, शरीर पर रेंगते कीड़े, भयंकर गर्मी की वजह से चीखते चीखते अंजलि अचानक जमीन पर गिर पड़ी। तभी सुषमा जी घबराकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि अंजलि बेहोश पड़ी है। अरे अंजलि, अंजलि उठ। अरे सुनिए जी, ये तो बोल भी नहीं रही, कहीं कहीं ये मरा तो नहीं गई? क्या मर गई? अगर ऐसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे सुषमा। हे भगवान, अगर ये मर गई तो कन्या हत्या का पाप तो लगेगा ही। ये आस पड़ोस वाले पुलिस को बुला लेंगे। वैसे इस कलंक ने हमारे चेहरे पर कालिक पोती दी है। अब अगर घर में इसकी लाश निकली तो हमारे खानदान पर वो काला कलंक लगेगा कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे अपनी ही बेटी को मार डाला। तो मैं क्या करूं? तुमने ही तो कहा था इसे इस अंधेरे में सड़ने दो। अब अगर इसकी सांसें उखड़ रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? एक रास्ता है पापा, इसे मारने से अच्छा है कि इसे हमेशा के लिए यहां से चलता कर दिया जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? इसकी शादी करवा देते हैं। यहाँ आसपास तो सब इसके बारे में जानते हैं, कोई थूकेगा भी नहीं इसके नाम पर। लेकिन दूर दराज का कोई ऐसा घर ढूंढते हैं जिसे बस एक बहू चाहिए हो। बस एक बार ये इस घर की दहलीज पार कर ले, फिर ये जिए या मरे, हमें क्या मतलब। पर आकाश, ऐसी हालत में इससे कौन शादी करेगा? और मैं चाहती हूँ ये उम्र भर ऐसी ही काले कपड़े और काली जिंदगी जिए। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैंने हमारे खानदानी पंडित जी को बुलाया है। वो कोई ना कोई ऐसा घर ढूंढ ही लेंगे जो हमारे हर शर्त मान ले। बस इसे कोठरी से बाहर निकालो और थोड़ा होश में लाओ। सुषमा जी जैसे तैसे अंजलि को होश में लाती हैं। अगले दिन पंडित जी को बुलाया गया और उनके आने के बाद रवि जी और सुषमा पंडित जी को एक कोने में ले जाकर बात कर रहे हैं। पंडित जी, आपको बुलाया इसलिए है क्योंकि हमें इस अंजलि को जल्द से जल्द इस घर से विदा करना है। पर रवि जी, अंजलि तो इतनी पढ़ी लिखी और सुंदर बिटिया है, फिर इतनी जल्दी क्या है? और आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सुंदर? पंडित जी, ये सुंदरता नहीं हमारे खानदान के चेहरे पर लगा वो कालिक है जिसे हम कभी धो नहीं पाएंगे। इसने ऐसी नीच हरकत की है कि हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। पंडित जी, काम की बात सुनिए। आप इसके लिए कोई भी ऐसा घर ढूंढिए जो बहुत दूर हो। हमें दहेज की चिंता नहीं है, बस एक शर्त है, जो भी इससे शादी करेगा उसे इसे उम्र भर सिर्फ काले कपड़े ही पहनाने होंगे। अरे पर ऐसी अजीब शर्त मानेगा कौन? भला कोई बहू को हमेशा काले कपड़े में क्यों रखेगा? देखिए, वो आपका काम है। उसे डराइए, धमकाइए या ये कहिए कि ये हमारी खानदानी परंपरा है। बस इसे यहां से ले जाए कोई, ताकि हमारा इस काले कलंक से पीछा छूटे। पंडित जी रवि की बात सुनकर अंजलि की तस्वीर के साथ मंदिर लौट आते हैं, जहां शहर के एक बड़े व्यापारी अमरनाथ जी और पद्मिनी जी दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। तभी उनकी नजर परेशान हाल पंडित जी पर पड़ती है। हे भगवान, उस बेचारी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है? ऐसे पत्थर दिल माँ बाप कौन बचाएगा उस अंजलि को? प्रणाम पंडित जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? और आपके हाथ में ये किसकी तस्वीर है? अरे अमरनाथ बाबू, प्रणाम। अरे क्या बताऊं, एक बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की है अंजलि, पर उसके परिवार वाले कसाई बन गए हैं। उसे एक अंधेरी कोठरी में कैद कर रखा है।
और कह रहे हैं कि जो भी उससे शादी करेगा उसे उम्र भर काले कपड़ों में ही रखना होगा। बस वही रिश्ता ढूंढ रहा हूं। अमरनाथ जी और दादी सास तस्वीर देखकर चौंक जाते हैं और पंडित जी से फोटो लेकर अमरनाथ जी और पद्मिनी जी घर पहुंचते हैं। माँ जी, ये चेहरा हूबहू वैसा ही है। क्या ये वही लड़की है? रुक अमरनाथ, उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उस बच्ची ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था तो हड़बड़ाहट में उसका एक कार्ड मेरे पास गिर गया था। मैंने सहज कर रखा था कि कभी वो मिलेगी तो लौटा दूंगी। पद्मिनी जी वो कार्ड निकालती हैं और पंडित जी की दी हुई फोटो से चेहरा मैच करती हैं। अमरनाथ, ये वही है। अंजलि नाम भी वही है और चेहरा भी। ये भगवान का करिश्मा है कि आज उसका रिश्ता खुद हमारे घर में आया है। पद्मिनी जी, सावित्री जी और अमरनाथ जी बात कर ही रहे होते हैं। पापा, दादी, आप लोग क्या मशवरा कर रहे हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, कोई भी लड़की एक अपाहिज से शादी नहीं करना चाहती। और इतनी सुंदर लड़की, ये जरूर हमारे पैसों के लिए हाँ करेगी। कोई गोल्ड डिगर होगी ये। नहीं बेटा, हमने इसे परखा है। ये वही लड़की है जिसने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी दादी की जान बचाई थी। ये पैसों की लालची नहीं है। पर पापा, अगर वो इतनी अच्छी है तो उसके घर वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पंडित जी ने कहा ना कि उसे काले कपड़ों में कैद रखा है। दाल में कुछ काला है। मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे सच ना पता चले। तुम सही कह रहे हो, हमें सच जानना होगा। तभी अमरनाथ जी अपने एक वफादार आदमी राजन अंजलि के मोहल्ले में छानबीन के लिए भेजते हैं। राजन 2 दिन बाद वापस आता है। अरे मालिक, बहुत बुरा हाल है। उस घर में अंजलि को बेटी नहीं, एक कैदी की तरह रखा गया है। पड़ोसी बता रहे हैं कि उसे 1 साल से अंधेरे कमरे में बंद किया हुआ है। उसे जली हुई रोटियां देते हैं और सिर्फ काले कपड़े पहनने पर मजबूर करते हैं। वो लोग उसे एक कलंक मान रहे हैं। बस बहुत हुआ। अब वो बच्ची एक पल भी उस नरक में नहीं रहेगी। अमरनाथ जी पंडित जी को दोबारा बुलाते हैं। पंडित जी, ये लीजिए आप मिठाई आपके लिए। आप अंजलि के घर जाइए और कहिए कि लड़का बहुत गरीब है, दिव्यांग है और एक झोपड़ी जैसे घर में रहता है और काले रंग के शौकीन परिवार है। पर बाबूजी, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? ताकि वो लालची लोग उसे खुशी खुशी हमें सौंप दें। अगर उन्हें हमारी अमीरी का पता चला तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अंजलि को काले रंग से आजाद करा के उसकी जिंदगी रंगीन बनाएंगे, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। पंडित जी खुशी खुशी अमरनाथ जी के घर से विदा होते हैं और अंजलि के घर पहुंचते हैं। खुशखबरी है रवि जी, एक परिवार मिल गया है। बहुत मामूली लोग हैं बेचारे, गरीब हैं। लड़का आर्यन दिव्यांग है और सबसे खुशी की बात कि वो लोग भी सिर्फ काले कपड़े ही पहनते हैं। अरे वाह, क्या मैच मिला है इस कुलक्षणी के लिए। इधर काले कपड़े पहनाने वाले मायका और उधर काले कपड़े पहनाने वाला ससुराल मिल गया। इस कलंक की पूरी जिंदगी अब काली ही रहेगी। अंजलि, तेरा दूल्हा भी तेरी तरह ही बेरंग है। अब आएगा मजा जब इस चुड़ैल को इसकी सजा मिलेगी। चलो, भगवान ने सुन ली। पर अंजलि की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। उस कंकाल को देखकर तो वो लोग डर के मारे भाग जाएंगे। अरे वो परसों आने वाले हैं पापा। हमारे पास सिर्फ कल का दिन है। मम्मी, कल में से थोड़ा ठीक करो। उसे काल कोठरी से बाहर निकालो, थोड़ा साफ सुथरा करो ताकि कम से कम ये इंसान तो लगे। और हाँ, वो शरीर पर जो कीड़े मकोड़े ने काटा है उन पर थोड़ा मरहम लगा देना। आकाश की बात सुनकर सुषमा जी कोठरी का दरवाजा खोलकर अंजलि को घसीटते हुए बाहर लाती हैं। छी, कितनी बदबू आ रही है तुझसे। देख तो सही अपनी हालत। चूहों ने तेरे पैरों की उंगलियां और नाखून कुतर दिए हैं। पूरे शरीर पर मच्छरों ने लाल निशान कर दिए हैं, जैसे तुझे कोई बीमारी हो गई हो। माँ, पानी, ठंडा पानी। सुषमा बेरहमी से उस पर बाल्टी भर पानी डालती हैं। अंजलि की हड्डियां साफ नजर आ रही हैं। चेहरा सूख कर पीला पड़ गया है और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए हैं। नहलाने के बाद सुषमा फिर से एक पुराने फटे हुए काले कपड़े अंजलि की तरफ फेंकती है। माँ, इसे और कोई कपड़ा पहना दो। इस हालत में ये काले कपड़े और भी डरावने लग रहे हैं। कम से कम कल के लिए तो कोई रंगीन कपड़ा पहना दो। खबरदार, इसने हमारे खानदान की इज्जत को बीच चौराहे पर नीलाम किया है। इसके लिए कोई रंग नहीं, ये काले कपड़े ही इसकी पहचान है। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अंजलि को तैयार किया गया। उसके नाखूनों पर पट्टियां बांधी थी। हाथों और पैरों पर चूहों और मच्छरों के घाव साफ नजर आ रहे थे, जिन पर सफेद बैंडेज लगी थी। तभी अमरनाथ जी, आर्यन, सावित्री जी और पद्मिनी जी काले कपड़ों में उसे देखने आते हैं और अंजलि की हालत देखकर, बिटिया, तुम हमेशा काले कपड़े ही पहनती हो क्या? अरे समझी जी, हमारी लाडो को काला रंग बहुत पसंद है बचपन से ही। अगर बच्ची की यही खुशी है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। बच्चों को कुछ देर अकेले में बात करने देते हैं।
तो अंजलि, क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। बहन जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जी नहीं नहीं, जाओ बात करो। अंजलि और आर्यन को एक साथ बात करने के लिए बालकनी में भेजा जाता है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी रिश्ता बने वो सच्चाई की नींव पर बने। शायद ये सुनने के बाद आप मुझसे शादी ना करें, पर मुझे बताना होगा। अंजलि ने रोते हुए आर्यन को कुछ बता देती है। इसलिए ये काले कपड़े मेरी पसंद है, मेरे मायके का दिया हुआ श्राप है। अब आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। अंजलि आर्यन को सब कुछ बताकर बाहर आकर बैठती है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। सुषमा उसे तिरछी और डरावनी नजरों से घूर रही है। इस कलंक ने जरूर अंदर कुछ बक दिया होगा। अगर ये रिश्ता टूटा तो आज इसकी जान ले लूंगी मैं। तो बेटा, क्या फैसला है तुम्हारा? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हम परसों ही बारात लेकर आएंगे। जी जी जरूर। हे भगवान।